हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज आर्ट एंड कल्चर, भारत की कला और संस्कृति। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या क्या कवर करेंगे आज के सेशन में हम? आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया। भारत में क्या इतिहास रहा है, वैदिक एज में आर्ट एंड कल्चर कैसा था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे चल के बुद्धिज्म जैनिज्म में भी आर्ट एंड कल्चर था, गुप्ताज एम्पायर में, सतवाहनाज में। हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद कुछ मेजर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड बेसिकली जो संगीत के उपकरण है और उनके प्लेयर्स हम पढ़ेंगे। कुछ फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स देखेंगे। उसके अलावा मेजर और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है यहाँ से भी। देन हम 8 तरह के क्लासिकल डांस, भारत के शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। उसके बाद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक देखेंगे। म्यूजिकल घराना से क्वेश्चंस देखेंगे कैसे बन सकते हैं, एंड फोक डांस ऑफ इंडिया देखेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स। The image used in our side deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया। भारत में आर्ट एंड कल्चर की क्या हिस्ट्री रही है। उससे पहले थोड़ा सा इस टर्म को समझ लेते हैं, व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर है क्या? आर्ट एंड कल्चर बहुत सारी सोसाइटीज के थ्रू अपनाए गए बहुत सारे कस्टम्स, उनकी परंपराएं, उनका ट्रेडिशन, उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है? आर्ट एंड कल्चर कहलाता है। आर्ट एंड कल्चर में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? विजुअल आर्ट्स। बेसिकली इसका अगर मैं एक टाइप की बात करूं तो विजुअल आर्ट इसमें हमें देखने को मिलेगा जिसमें पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स होंगे। उसके साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें हम डांस, म्यूजिक एंड थिएटर्स देखेंगे। लिटरेचर भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। आर्किटेक्चर, कल्चरल प्रैक्टिस बेसिकली जो हाईलाइट करती है द रिचनेस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड हेरिटेज। तो कला और संस्कृति के विभिन्न समाजों की कलात्मक अभिव्यक्ति, परंपराएं, रीति रिवाज शामिल होते हैं जिसमें दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, वास्तुकला आदि शामिल हैं। यही हम आज पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली कस्टम्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस पढ़ेंगे, लिटरेचर्स पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर्स को समझेंगे, जिससे हम अपना आर्ट एंड कल्चर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लास डिजाइन की गई है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी वनडे एग्जाम हो, पॉसिबल ही नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस ना आए। तो 2-3 क्वेश्चंस इजीली आपको एसएससी में भी देखने को मिलेंगे और किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इंडियन आर्ट और कल्चर है वो एक बहुत समृद्ध और विविध विषय है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, हिस्ट्री और कल्चरल स्टडीज हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे हम सबको पता है हमारा जो भारत का इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन जो हमें सबसे पहली और सबसे फेमस सभ्यता मिली थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 2600 से 1900 के आसपास थी और लगभग 1750 के आसपास आके खत्म हो गई। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, जिसके अंदर वेल्ड प्लान सिटीज हुआ करती थी इंक्लूडिंग मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। जब हम इतिहास की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली नॉन सिटी थी, सबसे पहली नॉन सिविलाइजेशन थी भारत के अंदर। तो इस सभ्यता में भी हमें आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है। खुदाई में जब हमने देखा तो सैनिटेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, इनका ड्रेनेज सिस्टम था। हमें बहुत सारी पॉटरीज मिली हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं, बहुत सारी स्टेचूज और मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी हमें मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं जो एक्सप्लेन करती हैं द डाइवर्स आर्ट एंड सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बेसिकली बताती हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के आर्ट एंड कल्चर को, संस्कृति को, कला को।
सिंधु घाटी सभ्यता से जब हम आगे मूव करते हैं वैदिक साम्राज्य की तरफ या वैदिक पीरियड की तरफ, जो लगभग 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ था और 600 बीसी तक चला था, तो वैदिक टाइम पे भी आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हम अपनी क्लासिकल पीरियड्स की तरफ मूव करते हैं, जो लगभग 600 बीसी से 600 एडी तक चला था, जिसमें मौर्यास, गुप्तादो, सतवाहनास का शासन रहा था, तो उस टाइम पे भी आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। सो मौर्यास के टाइम से, गुप्तास के टाइम से, सतवाहनास के टाइम से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है और साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। सो एक बार देख लेते हैं मौर्यन आर्ट्स की। अगर मैं बात करूं तो मौर्यन आर्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें स्पेशली अशोका पिलर्स, हम पढ़ चुके हैं अशोका के पिलर्स आ, या पिलर एडिक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। उसके साथ साथ महाजनपदास और मौर्यास के टाइम पे ही बुद्धिज्म आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें चैत्यास और विहारास और स्तूपास रेनोवेट कराए जाते थे। उसके साथ साथ जो कार्विंग थी, पेंट बेसिकली जो गुफाएं होती थी उनके अंदर जो कार्विंग करके, नक्काशी करके पेंटिंग और मूर्तियां बनाई जाती थी, वो भी बुद्धिज्म आर्ट्स का कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है और रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है भारत की कला और वास्तुकला को। नेक्स्ट गुप्ताज आर्ट। गुप्ताज के टाइम पे बेसिकली अजंता अलोरा की केव्स, गुप्ताज के बहुत सारे केव्स थी जो गुप्ताज के टाइम पे बनाई गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी थी। अपने आर्किटेक्चर के लिए गुप्ताज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो गुप्ताज का आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स भी एक्सप्रेस करता है इंडिया के कला को। कुछ रिलीजियन एंड फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं, जिसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है, जिसमें हम वेदास देख सकते हैं। 4 वेदास जो वैदिक एज में आर्यंस के टाइम पे लिखे गए थे, उपनिषदास जो 108 उपनिषदास हैं, पुराण्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे कुछ एपिक्स हैं, हमारे कुछ काव्य हैं, जिसमें रामायण एंड महाभारत, उससे रिलेटेड भी आर्ट एंड कल्चर हिंदू धर्म में डेप्लिक किया जाता है या बनाया जाता है। नेक्स्ट सेम बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा की मूर्तियां आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं अक्रॉस इंडिया, और यहाँ तक कि गांधार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी बुद्धिज्म आर्ट फैला हुआ है। सेम जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ब्रांचेस में हमें आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर या दिगंबर या जैन धर्म से रिलेटेड जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनकी मूर्तियां कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं कि भारत में अब ये आर्ट एंड कल्चर का आविष्कार हुआ है। भारत में बहुत पुराने टाइम से, जब से भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, तब से लगातार भारत में आर्ट एंड कल्चर रहा है, और भारत अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज साइट्स के लिए भी जाना जाता है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, म्यूजिक एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, कोई एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे देगा और पूछ लेगा इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कौन सी पर्सनैलिटी है, तो हमें वही पढ़ना है जनरली। या कोई एक पर्सनैलिटी दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सितार देख लेते हैं। सितार हम सबको पता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो सितार के जो नोटेबल एक्सपोनेंट्स हैं, जो प्रतिपादक हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रविशंकर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रविशंकर और विलायत खां से, कि रविशंकर और विलायत खां कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट हैं, प्रतिपादी हैं। तो रविशंकर, विलायत खां और निखिल बनर्जी, ये 3 मेजरली पर्सनैलिटीज हैं जो क्या प्ले करती हैं, सितार प्ले करती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तबला, तबला के लिए जाना जाता है जाकिर हुसैन को। तो जाकिर हुसैन तबला प्ले करते हैं, उसके साथ साथ जाकिर हुसैन के साथ अल्लाह राखा और अनिंदो चटर्जी। तो ये 3 मेजर एक्सपोनेंट्स हैं जो तबला प्ले करते हैं। थर्ड इज फ्लूट। फ्लूट होती है बांसुरी। तो फ्लूट को प्ले करने वाले हरि प्रसाद चौरसिया सबसे फेमस है, उसके साथ साथ रोनू मजूमदार एंड पन्नालाल घोष। तो 3 पर्सनैलिटीज आपको याद रखनी है, हरि प्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार एंड पन्नालाल घोष। उसके बाद आता है नेक्स्ट सरोद। सरोद से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अमजद अली खां, अली अकबर खां और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये 3 मेजरली है। तो बहुत सारे एक्सपोनेंट्स, लेकिन यहाँ मेजर मेजर इंपॉर्टेंट जहां से डायरेक्ट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वहां से मैंने ये नाम कलेक्ट किए हैं, देन आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो सरोद को प्ले करते हैं अमजद अली खां, अली अकबर खां और बुद्धदेव दास गुप्ता।
नेक्स्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वायलिन। वायलिन की अगर मैं बात करूं, एल सुब्रमण्यम, एन राजम और मसूर टी चौदिया, ये तीन पर्सनैलिटीज हैं। यहाँ पे आप करेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज म्यूजिक। तो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा कॉपरेट करें। सो नोटेबल एक्सपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं वायलिन में, तो एल सुब्रमण्यम बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, एन राजम और मैसूटी चौदिया, ये तीन पर्सनैलिटीज हैं जो वायलिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीणा। वीणा के लिए जयंती कुमारेशा बहुत फेमस नाम है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जयंती कुमारेश किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये वीणा से रिलेटेड है, वीणा प्ले करती हैं। उसके साथ साथ ई गायत्री और रेवती कृष्णा भी वीणा प्ले करती हैं। नेक्स्ट इज शहनाई। शहनाई के लिए आप सबने सुना होगा बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई एक्सपोनेंट है। उसके साथ साथ अली अहमद हुसैन और दया शंकर, तो ये तीन मेजर पर्सनैलिटीज हैं जो भारत में शहनाई प्ले करते हैं या बजाते हैं। नेक्स्ट तबला तरंग। तबला तरंग के नोटेबल एक्सपोनेंट्स हैं पंडित योगेश शमसी, पंडित चंद्रनाथ शास्त्री एंड पंडित सुरेश तलवारकर। मृदगम। मृदगम की अगर मैं बात करूंगा तो पालघाट मनी अय्यर, उसके साथ साथ उमायलपुरम के शिवरमन एंड टी के मूर्ति। टी के मूर्ति मोस्ट फेमस नेम है, बहुत बार पूछा गया है कि टी के मूर्ति किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये मृदगम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है घाटम। घाटम भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके लिए जाने जाते हैं विक्कू विनायकरम, टी एस सुभाष चंद्रा एंड वी सेल्वन गणेश। नेक्स्ट इज ढोलक। ढोलक के लिए भवानी शंकर, ज्ञान सिंह और मोहन सिंह फेमस नोटेबल एक्सपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पखवाज। पखवाज की अगर मैं बात करूं तो टी एस नंद कुमार, पंडित भवानी शंकर और पंडित अर्जुन सहजवाल, ये तीन बेसिकली नोटेबल पर्सनैलिटीज है जो पखवाज या पखवाजा प्ले करती है। नेक्स्ट इज हारमोनियम। हारमोनियम के लिए जाने जाते हैं पंडित तुलसीदास बोरकर, पंडित अजय फोनकर एंड पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले। तो तुलसीदास, अजय पोनकर एंड गोविंद प्रसाद जयपुर वाले तीन पर्सनैलिटीज हैं हारमोनियम से रिलेटेड। नेक्स्ट तानपुरा। तानपुरा के लिए जानी जाती हैं पद्मावती शालीग्राम गोखले, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं जो तानपुरा प्ले करती है। उसके साथ साथ पंडित बाला साहेब पूंछ वाले एंड पंडित अरविंद थट्टे, तो तीन पर्सनैलिटीज हैं, बाला साहब पूंछ वाले, अरविंद थट्टे एंड श्रीमती पद्मावती शालीग्राम गोखले। क्लियर। तो ये कुछ हमने 14-15 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज। तो हमने यहाँ पर 14 इंटू 3 बहुत सारी, लगभग 45-50 के आसपास पर्सनैलिटीज हमने कवर कर ली हैं। लगभग 42 है वैसे, लेकिन आप इजिली ये सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, इतने नाम आपको याद रखने ही रखने होंगे। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स की तरफ। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम भारत की कुछ लोक और जनजातीय कला को देखेंगे, आर्ट स्टाइल को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है कि किस पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग की अगर मैं रीजन की बात करूं तो कहां पर ये पेंटिंग फेमस है? ये बिहार की पेंटिंग है, बिहार से रिलेटेड है। अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्राइट कलर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई हुई, पिक्चर्स के थ्रू आपको रिमेम्बर याद करने में ज्यादा इजी होगा। तो ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रिकेट पैटर्न होता है, बहुत जटिल पैटर्न होता है। बेसिकली ऑफन ये कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज को, थीम्स को या नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी ये दर्शाती हैं या डेप्लिक्ट करती हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूं फेमस पर्सनैलिटीज जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है, वो है भारती दयाल, सीता देवी और बउआ देवी। तो तीन चीजें कवर हुई यहाँ पे। एक तो मधुबनी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? मिथिला पेंटिंग के नाम से। किस स्टेट से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। और थर्ड, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन है? भारती दयाल, सीता देवी और बउआ देवी। नेक्स्ट वर्ली पेंटिंग। वर्ली आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग आर्ट है।
महाराष्ट्र के साथ-साथ गुजरात में भी इस आर्ट को बनाया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं वर्ली पेंटिंग के? बेसिकली जो मिट्टी की दीवारें होती हैं उसमें सफेद पेंटिंग से या सफेद कलर से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जो डेली लाइफ को दर्शाते हैं और उसके साथ-साथ जो हिंदू कल्चर है, जो हिंदू रिचुअल्स हैं, जो अनुष्ठान्स हैं, उनको दर्शाती है। नोटेबल एक्सपोनेंट्स की बात करें तो जिव्या सोमामाशे, रमेश हेंगाडी और राजेश चैत्य फेमस पर्सनैलिटीज हैं रिलेटेड टू वर्ली पेंटिंग। नेक्स्ट गोंड आर्ट। गोंड आर्ट हम सबको पता है ये मध्य प्रदेश और तेलंगाना दो रीजन में ये आर्ट बेसिकली रिप्रेजेंट की जाती है, बनाई जाती है। आप देख भी सकते हैं इस तरह की ये गोंड आर्ट होती है, जिसमें होता क्या है, जो इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाए जाते हैं विद वाइब्रेंट कलर, और जो ये नेचर और कोई ना कोई पौराणिक कथाओं और माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर भी। और नोटेबल एक्सपोनेंट्स हैं इसके जंगड़ सिंह श्याम, भज्जू श्याम, वेंकट रमन सिंह श्याम। तो ये तीन मेजर पर्सनैलिटीज हैं जो गोंड आर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पट्टा चित्रा। फेमस पेंटिंग है, आप देख भी सकते हैं, जिसमें बेसिकली जो पौराणिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कहानियां होती हैं, उनको दर्शाया जाता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड फोक टेल्स। ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जैसे रीजन्स में बहुत फेमस है, या वहां की ये पेंटिंग्स हैं। और इसमें अगर मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात करूं तो भास्कर महापात्रा, विजय बिस्वाल और रवि बेहरा फेमस पर्सनैलिटीज है रिलेटेड टू पट्टचित्रा। नेक्स्ट इज भील आर्ट। भील आर्ट भी बहुत फेमस आर्ट है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की फेमस आर्ट है, फेमस कला है, जिसके अंदर वाइब्रेंट पैटर्न के थ्रू नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके एनिमल, नेचर और बेसिकली जो डेली लाइफ है ह्यूमंस की, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल किया गया और एनिमल्स की एक स्टोरी दिखाई गई है, कैसे एनिमल्स बेसिकली उनकी डेली लाइफ क्या होती है। तो इसके अगर मैं फेमस पर्सनैलिटीज की बात करूं तो शेर सिंह भील, भूरीबाई और राम सिंह उर्वेती इसकी फेमस पर्सनैलिटीज हैं या एक्सपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट ट्राइबल मेटल क्राफ्ट, जिसे ढोकरा के नाम से जाना जाता है या आदिवासी धातु शिल्प। इसमें क्या होता है, जो आदिवासी समूह होता है वो पीतल और कांस्य मींस ब्रांज एंड यूज ब्रांज ब्रास एंड ब्रोंज का इस्तेमाल करके, बेसिकली वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का फेमस आर्ट है ये, जिसे ढोकरा आर्ट के नाम से जाना जाता है, आदिवासी धातु शिल्प के नाम से जाना जाता है। इसके नोटेबल एक्सपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो चंद्र प्रकाश देवता, दुर्गा भाई व्याम और लाडो बाई इसके फेमस एक्सपोनेंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। तो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग ये तेलंगाना की फेमस आर्ट है, जिसके अंदर नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके वही लोकल जो लोक गाथाएं हैं या जो फोक स्टोरीज हैं, उसके साथ साथ जो हमारे पौराणिक कथा हैं या माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फेमस पर्सनैलिटीज जो चेरियल स्क्रॉल या चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग से रिलेटेड है वो है नागेश गौड़, राजेंद्र गौड़ और वैकुंठ नक्काश। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है संथाल पेंटिंग। संथाल पेंटिंग, संथाल जो ट्राइब है वो मेजरली झारखंड वाले रीजन में पाई जाती है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल की एक ट्रेडिंग आर्ट है जिसको संथाल ट्राइब बनाती है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, बोल्ड लाइट लाइंस का इस्तेमाल होता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, और ब्राइट कलर का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनके रिचुअल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके साथ साथ उनकी डेली लाइफ, दैनिक जीवन और नेचर और प्रकृति के बारे में भी बताया जाता है। तो इसकी फेमस पर्सनैलिटीज है जेमिनी रॉय, गोवर्धन आश एंड कन्हई चित्रकार। नेक्स्ट अगर मैं आर्ट की बात करूं तो वो है थंका आर्ट या थंका पेंटिंग, जो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख लद्दाख में भी स्पेशली तिब्बतन कम्युनिटी के थ्रू ये आर्ट बनाई जाती है। ये बेसिकली एक आर्ट है जो कपड़े पर बनाई जाती है, जिसमें बुद्ध से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, देवताओं से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, और उसके साथ साथ इनकी जो मेजरली थीम्स होती है वो होती है स्पिरिचुअल थीम्स। आप देख भी सकते हैं कपड़े के ऊपर बुद्धा और उसकी लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। फेमस पर्सनैलिटीज की अगर मैं बात करूं तो तोशी नोरबू,
सेरिंग पलजोर और पेमा छेरिंग क्या है, इसकी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो इस आर्ट को बनाती हैं, इस आर्ट से रिलेटेड है। सोरा पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बेसिकली जो उड़ीसा से रिलेटेड है। तो ये पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है? उड़ीसा में बनाई जाती है। इसके अंदर भी क्या किया जाता है, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो अपने रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, गॉड्स को और नेचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फेमस पर्सनैलिटीज इससे रिलेटेड है भास्कर महापात्रा, लक्ष्मण स्वयं एंड भागीरथी महाराणा। क्लियर? सो ये थी कुछ फेमस फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स। हमने समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कौन सी पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है, उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल और फेमस पर्सनैलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये तो आप सबको पता है, आप किसी भी एग्जाम्स को उठा के देख लो, वहां पर एक क्वेश्चन फेस्टिवल से मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट फेस्टिवल भी पूछा जाता है, उससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लोसार फेस्टिवल। वैसे तो जनरली ये लद्दाख का है, लद्दाख के साथ साथ ये सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब याद कैसे रखोगे? सबसे पहले तो आपको समझना है ये लोसार है क्या। ये तिब्बतन न्यू ईयर है। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल एज अ तिब्बतन न्यू ईयर के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन सा? लोसार। इसको जनरली सेलिब्रेट किया जाता है बाय मोनपा ट्राइब। तो कौन सी जनजाति? मोनपा जनजाति से सेलिब्रेट करती है। तो अगर मैं इस आर्ट की बात, इस फेस्टिवल की मैं बात करूं, लोसार फेस्टिवल की बात करूं, तो ये मैंने कहा लद्दाख में भी सिक्किम में भी। तो आपको रिलेट करना है कि जो जो स्टेट्स भारत के कहीं ना कहीं ऊपर तिब्बत से कनेक्ट है, तो वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो लद्दाख और सिक्किम दो आपको याद रखना है। अब ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें प्रार्थना प्रेयर्स की जाती है फ्लैग के साथ, छम डांस होता है और बहुत सारे रिचुअल्स और पारंपरिक अनुष्ठान इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है तोरगिया फेस्टिवल। अगर मैं तोरगिया फेस्टिवल की बात करूं, तो ये भी एक तोरगिया जो मोनेस्ट्री है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, मोनेस्ट्री फेस्टिवल है। और इसको भी कौन सेलिब्रेट करता है या कहां पर सेलिब्रेट होता है? ये मोनपा ट्राइब के थ्रू सेलिब्रेट होता है। तो इसमें भी छम डांस, अच्छा ये अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं लोसार वगैरह, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कहां से कनेक्टेड है? चाइना के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें छम डांस, रिलीजियस रिचुअल्स और मास्क परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज संगकेन फेस्टिवल। संगकेन ये भी अरुणाचल प्रदेश का मेजर फेस्टिवल है, जिसे बेसिकली वाटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और दो मेजर ट्राइब्स हैं जो इसे सेलिब्रेट करती हैं, एक खम्ती ट्राइब और एक सिंगपो ट्राइब। तो खम्ती और सिंगपो दो ट्राइब्स के थ्रू संगकेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जल छिड़काव किया जाता है, प्रेयर्स की जाती हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाते हैं। न्योकम योलो। न्योकम योलो बेसिकली एक ट्राइब है, नीशी ट्राइब, बहुत बार पूछा जाता है। इस फेस्टिवल को किस ट्राइब के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है? नीशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसका मेजर पर्पस होता है टू अपीज द गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि समृद्धि बनी रहे एम्पायर में, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ट्रेडिशन सेक्रीफाइस किए जाते हैं, प्रेयर्स हैं, ट्रेडिशनल डांस हैं और बहुत सारे रिचुअल्स अनुष्ठान बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोलंग फेस्टिवल, ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो आदि ट्राइब्स के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है जब बुआई का मौसम अंत होता है। तो जो ये फार्मर्स मेजरली सेलिब्रेट करते हैं, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं, तो एनिमल सेक्रीफाइस, ट्रेडिशनल डांस जिसे पौनंग के नाम से भी जाना जाता है, वो परफॉर्म किया जाता है। और उसके साथ साथ कम्युनिटी फीस्टिंग होती है। जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होते हैं, वो खाना खाते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मोपिंग फेस्टिवल। मोपिंग फेस्टिवल किस ट्राइब के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर मेजरली हम फोकस करेंगे ट्राइब्स को, क्योंकि आजकल किससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? ट्राइब से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मोपिंग फेस्टिवल है जो किस ट्राइब के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है? गैलो ट्राइब्स के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ के लिए। तो बेसिकली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो इविल स्पिरिट्स है, जो बुरी आत्माएं हैं, जो
नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर किया जा सके विद ट्रेडिशनल डांस एंड कल्चरल इवेंट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य के साथ। क्लियर? सीडोनी हिंदी इंग्लिश में सेम है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। सीडोनी डांस, ये जो डांस है सीडोनी, ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय तागिन ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें सूरज और मून, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का डांस है जिसमें सूरज और चंद्रमा दोनों देवताओं की पूजा की जाती है, एनिमल सेक्रीफाई किया जाता है, ट्रेडिशनल डांस और रिचुअल परफॉर्म किया जाता है विद द ऑनर ऑफ नेचर। तो यहाँ पर नेचर, प्रकृति की पूजा की जाती है इस डांस के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट इज रेही डांस, इंपॉर्टेंट डांस है ये। ईदुमिशी फेस्टिवल सेलिब्रेट, ईदुमिशी ट्राइब है बेसिकली, उसके थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, जो आध्यात्मिक समृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए भी, उसकी प्रॉस्पेरिटी को फैलाने के लिए भी ये रही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो जनरली वही होता है, सामुदायिक भोज होता है, पारंपरिक नृत्य होता है और रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर? चालो लोकू डांस नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेमस डांस है जिसको नोक्टे ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो वसंत ऋतु है या फिर अराइवल ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीजन है उसके अराइवल के लिए डांस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं डांस की बात करूं तो वो है लोंगते। लोंगते डांस है जिसको वांचो ट्राइब परफॉर्म करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है, और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो लोंगते वांचो ट्राइब के थ्रू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, सेम वही अनुष्ठान, पारंपरिक नृत्य और कम्युनिटी फीस्ट के साथ। नेक्स्ट इज बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल आप सबको पता है असम में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो जनरली 4 तरह के बिहू होते हैं, बट जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक है रंगाली बिहू, एक है कंगाली बिहू और एक है भोगाली बिहू। रंगाली से भोग बिहू के नाम से जानते हैं, कंगाली से कटी बिहू के नाम से जानते हैं और भोगाली बिहू से माघ बिहू के नाम से जानते हैं। तो आजकल बिहू की जगह इन तीनों में से पूछ ले जाता है। तो आपको याद रखना है, जो बोहांग बिहू है इसको जनरली सेलिब्रेट किया जाता है असम में अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में एज अ न्यू ईयर, जहां स्प्रिंग सीजन क्या होता है, स्टार्ट होता है। कटी बिहू अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑटम सीजन के अंदर, जहां पर हार्वेस्टिंग गॉड की पूजा की जाती है। और माघ बिहू जनरली जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, जो बेसिकली जो कटाई के मौसम का अंत भोज होता है, जिसमें बॉनफायर वगैरह भी सेलिब्रेट की जाती है। क्लियर? दुर्गा पूजा बहुत सारे स्टेट्स में सेलिब्रेट की जाती है। दुर्गा पूजा सितंबर अक्टूबर के माह में विद द ऑनर ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ट्रेडिशंस क्या होता है इसके अंदर? पंडाल सजाए जाते हैं जहां पर दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला। आप सबको पता है ये भी असम का बहुत फेमस मेला है, ये फेस्टिवल है। ये भी जो कामाख्या देवी टेम्पल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके आसपास मेला लगता है एक, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंबुबाची को हमेशा रिलेट करेंगे किसके साथ? कामाख्या देवी टेम्पल के साथ। तो ये असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, जो फर्टिलिटी फेस्टिवल है गॉडेस कामाख्या का। और जनरली कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये जून मंथ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं, ध्यान लगाते हैं और बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा बीच फेस्टिवल आप सबको पता है। ब्रह्मपुत्रा बीच फेस्टिवल भी किसका फेस्टिवल है? असम का मेजर फेस्टिवल है, जो जनवरी माह में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और असम कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कल्चरल शो होता है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड एथनिक फूड स्टॉल लगाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बायसागु फेस्टिवल।
ये भी असम का मेजर फेस्टिवल है जो असम की बोडो कम्युनिटी है उसके थ्रू मिड अप्रैल में स्टार्ट किया जाता है, जो एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो जो स्प्रिंग सीजन है वो स्टार्ट होता है मिड अप्रैल से, तो एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल बायसागु फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर ट्रेडिशनल डांस होता है, रिचुअल्स होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अली आइंग लिगान फेस्टिवल। सो ये भी नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है मीशी ट्राइब के थ्रू फरवरी मार्च में, जब एग्रीकल्चर सीजन पूरी तरह से स्टार्ट होता है। तो ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है जिसे गुमरक के नाम से जाना जाता है, कम्युनिटी फीस्ट होता है और इसके साथ साथ इसमें बोट रेस भी परफॉर्म की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में किस फेस्टिवल में बोट रेस परफॉर्म की जाती है। तो अली ए लिगांग फेस्टिवल में। क्लियर। नेक्स्ट जॉनबेल मेला। जॉनबेल मेला की अगर मैं बात करूं तो जनवरी फरवरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है जागी रोड पे बाय करबीज और जेनिया ट्राइब। तो मेजरली दो ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स इसे मिलके सेलिब्रेट करती हैं, बट करबी और जेंतियास ट्राइब ज्यादा है बेसिकली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, जिसमें ये आपस में कल्चरल एक्सचेंज करती हैं और उसके साथ साथ व्यापार, जो ट्राइब्स आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती हैं उसको भी एक साथ एक्सचेंज करती हैं। तो सेम वही इसमें भी बाटा सिस्टम होता है कल्चर का एज वेल एज ट्रेड का, उसके साथ साथ कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं और बहुत सारे फेस्टिविटीज या उत्सव मनाए जाते हैं। बोहागियो बीशु, तो इसको देवरिया ट्राइब के थ्रू बनाया जाता है। ये असम का फेस्टिवल है बेसिकली, और ये बुआई के मौसम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोइंग सीजन अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है बाय देवरी ट्राइब के थ्रू, जिसके अंदर सेम ट्रेडिशनल डांस ज्ञान बयान परफॉर्म किया जाता है और कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब कुछ नागालैंड के स्पेशल और इम्पोर्टेंट हम डांसेस को देख लेते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। हॉर्नबिल, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल ये नागालैंड के कोहिमा में दिसंबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिकली पर्पस होता है नागा ट्राइब्स या बहुत सारी जो नागालैंड में ट्राइब्स हैं वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली जो हॉर्नबिल बर्ड है, जो पक्षी है, उसके लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कुछ इंडिजीनियस गेम्स होते हैं, क्राफ्ट्स, म्यूजिक परफॉर्म होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं। तो नागालैंड का फेमस फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट माउत्सू फेस्टिवल, ये भी नागालैंड का फेस्टिवल है जिसको आओ ट्राइब के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कैसा फेस्टिवल है? ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब सोइंग सीजन कंप्लीट हो जाता है तब ये फेस्टिवल मई के आसपास स्टार्ट किया जाता है, जिसमें ट्रेडिशनल डांस सांग पाग टू, उसके साथ साथ कम्युनिटी रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑलिंग फेस्टिवल, ये भी असम का सॉरी नागालैंड का फेस्टिवल है जिसको कोयना ट्राइब के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन के वेलकम में और उसके साथ साथ जो नेगेटिव एनर्जी है, जो स्पिरिट इविल स्पिरिट्स है, उसको दूर करने के लिए। तो इसमें ट्रेडिशनल वो डांस परफॉर्म किया जाता है, उसके साथ साथ फीस्टिंग एंड रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फेस्टिवल की बात करूं तो वो फेस्टिवल है सिक्रेनी फेस्टिवल। सिक्रेनी फेस्टिवल भी नागालैंड का फेस्टिवल है जो अंगामी ट्राइब के थ्रू फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो वहाँ के विलेजेस हैं उनको प्यूरिफाई किया जा सके और जो इविल स्पिरिट्स है उसको भगाया जा सके, ताकि अच्छी फसल हो, गुड हार्वेस्टिंग हो। तो ट्रेडिशनल डांस, रिचुअल और फीस्टिंग के साथ, भोज के साथ, अनुष्ठान के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। डन। नेक्स्ट है तुलुनी फेस्टिवल। तुलुनी फेस्टिवल सूमी नागा ट्राइब के थ्रू नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। एग्रीकल्चर सीजन के एंड होने में जुलाई के आसपास इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है विद द ट्रेडिशनल डांस, फीस्टिंग एंड कम्युनिटी गैदरिंग। तो सामुदायिक समूह, पारंपरिक नृत्य और भोज के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है बाय सूमी नागा ट्राइब्स। क्लियर। येमशे फेस्टिवल। येमशे फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है
पोचुरी ट्राइब के थ्रू, जिसमें गॉड ऑफ क्रॉप्स, जिसे लित्सावा गॉड के नाम से जाना जाता है, उसको थैंक किया जाता है अक्टूबर के आसपास अच्छी फसल देने के लिए। तो इसमें फसलों के देवता की पूजा की जाती है विद ट्रेडिशनल डांस, रिचुअल एंड फीस्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट है सेम नागालैंड का ही डांस है ये, नाक न्यूलुम फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को चेंग ट्राइब के थ्रू नवंबर के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है, जब हार्वेस्टिंग सीजन का एंड होता है, ताकि भगवान से ब्लेसिंग ली जा सके, भगवान से आशीर्वाद लिया जा सके कि जो ईयर रहा है नेक्स्ट ईयर भी उसी की तरह समृद्ध ईयर रहे। तो विद ट्रेडिशनल डांस, रिचुअल एंड कम्युनिटी सेलिब्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है नाजू फेस्टिवल, जिसको चगेन संग ट्राइब के थ्रू फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है अपने बेसिकली देवी देवताओं के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है विद रिचुअल, ट्रेडिशनल डांस एंड फीस्टिंग। तो नाजू फेस्टिवल बाय चंगसांग ट्राइब। क्लियर। नेक्स्ट कुछ मिजोरम के डांस देख लेते हैं। चापचारकुट फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है, कई बार ये पूछा जाता है। ये बेसिकली क्या है, जो झूम कल्टीवेशन है, ये जो झूम खेती है, वसंत ऋतु का त्योहार है, मार्च में जनरली मनाया जाता है। झूम खेती या झूम कल्टीवेशन के एंड होने पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। वही रिचुअल डांस होते हैं, चेरो चेहलसम, फोक सॉन्ग के साथ, फीस्टिंग के साथ, कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ इसे सेलिब्रेट। तो आपको एक याद रखना है, अगर कहीं से भी कूट लिखा आ जाए तो वो मिजोरम के डांस होंगे, जैसे चापचारकुट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे थलवांग कुट डांस है, ये भी मिजोरम का डांस है। जैसे मैंने बताया कुट लिखा आ जाएगा तो कहाँ के डांस होंगे, वो मिजोरम के डांस होंगे, जिसको नवंबर के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट मिजोरम कल्चर। तो जो मिजोरम कल्चर है, ट्रेडिशन है और मिजोरम की यूनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कल्चरल परफॉर्मेंस, ट्रेडिंग, ट्रेडिशनल गेम्स और कम्युनिटी फीस्ट के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो थलफवांग कूट। क्लियर। नेक्स्ट क्रिसमस। क्रिसमस आप सबको पता है जनरली तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बट मिजोरम में भी इस फेस्टिवल को अलग से सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्रिश्चियन फेस्टिवल है जो 25 दिसंबर को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली मिजोरम में। डन। ठीक है। ईस्टर। ईस्टर जनरली अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है विद द कमेमोरेट्स ऑफ द री सक्रेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट का पुनरुत्थान हुआ था, दोबारा जीवित हुए थे। तो ये भी क्रिश्चियन फेस्टिवल है जिसमें चर्च सर्विसेज, प्रेयर, हिम्स एंड फीस्टिंग की जाती है। क्लियर। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। कुछ सदर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट डांस देखेंगे, फेस्टिवल्स देखेंगे सबसे पहले, जिसमें हम देखेंगे पोंगल, जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो जनरली जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरह का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जिसमें सूरज की पूजा की जाती है। तो ये फेस्टिवल कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। तो मकर संक्रांति पोंगल के नाम से जाना जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जनरली जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है विंटर सोलिस्टिक के बाद। इसमें ट्रेडिशन की बात करें तो पोंगल बनाया जाता है, जो स्वीट राइस डिश है उसको प्रिपेयर किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और जो कैटल है उनकी वर्शिप की जाती है, जिसे मट्टू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट इज ओनम। ओनम हम सबको पता है कहाँ का फेस्टिवल है, केरला का फेस्टिवल है। ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है।
जिसमें बेसिकली जो महाबली थे, राजा महाबली थे, उनके घर वापसी हुई थी, वहां से ही सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त और सितंबर में। इसके अंदर भव्य भोज जिसे ओणम सद्या के नाम से जाना जाता है वो किया जाता है। फ्लोरल कारपेट जो पुष्प फूल होते हैं उनको कारपेट पे बिछाया जाता है। बोट रेस कराई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बोट रेस जिसे वल्लम कली के नाम से जानते हैं वो किस फेस्टिवल में कराया जाता है, ओणम में कराया जाता है। और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल डांस हैं वो भी परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर? तो ओणम केरला का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी। आप सबको पता है ये फेस्टिवल मेजरली तो ऑल ओवर इंडिया का फेस्टिवल है, बट स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है विद द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो लॉर्ड गणेशा के बर्थ पे अगस्त सितंबर में जनरली हर साल विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है, जिसमें गणेश की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और फाइनली लास्ट में गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जन किया जाता है पूजा पाठ के बाद। तो विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? नेक्स्ट इज नवरात्रि दुर्गा पूजा। ऑल ओवर इंडिया में, बंगाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली तमिलनाडु और कर्नाटका का है फेस्टिवल है, जिसमें 9 डेज फेस्टिवल किया जाता है। देवी को पूजा जाता है जनरली सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा जिसमें 9 देवियों की 9 दिन लगातार पूजा की जाती है। क्लियर? अगर हम साउथ में ट्रेडिशनल की बात करें तो इसमें नवरात्रि कोलू डिस्प्ले ऑफ डोल्स, जो डोल्स होती हैं, जो गुड़िया होती हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। दुर्गा पंडाल सजाया जाता है जहां पर पूजा आरती की जाती है और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाते हैं। डन? ठीक है। नेक्स्ट एक और फेस्टिवल है मैसूर दशहरा, जो स्पेशली मैसूर कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें चामुंडेश्वरी देवी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी विक्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसने महिषासुर डेमन और जो राक्षस थे महिषासुर उनका वध किया था। तो ये जनरली विजयदशमी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हाथियां होते हैं उन्हें सजाकर कल्चरल प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं और उनकी रैलियां निकाली जाती हैं। तो मैसूर दशहरा जो कर्नाटका का एक फेस्टिवल है। तो आपको याद रखना है चामुंडेश्वरी और महिषासुर की इसमें स्टोरीज रिप्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट करागा फेस्टिवल। करागा कर्नाटका का फेस्टिवल है जो स्पेशली बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें गॉडेस पावर को पूजा जाता है। ये स्पेशल फेस्टिवल द्रौपदी के रिस्पेक्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। अप्रैल के आसपास ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको सिर पे रखकर बेसिकली एक जुलूस निकाला जाता है, रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। उसी को हम करागा के नाम से जानते हैं। तो करागा मिट्टी के वर्ड करगा से आया है, जिसमें मिट्टी के बर्तन को सिर पर रखकर एक जुलूस निकाला जाता है। थाईपुसम। थाईपुसम तमिलनाडु का फेस्टिवल है जिस जो बेसिकली लॉर्ड मुरुगन को सेलिब्रेट करता है, लॉर्ड मुरुगन के लिए समर्पित है, जिसको जनवरी और फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, थाईपुसम में जो भक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने शरीर को काट कर या छेद कर जुलूस निकालते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो थाईपुसम तमिलनाडु। और कौन सी गॉड की पूजा होती है? गॉड मुरुगन। नेक्स्ट है करथिगाई दीपम। ये जो करथिगाई दीपम है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। रोशनी का फेस्टिवल है जिसमें गॉड या लॉर्ड शिवा को पूजा जाता है एज अ फॉर्म ऑफ फायर। सो नवंबर दिसंबर के आसपास दीपमाला लाइटिंग का ये एक फेस्टिवल होता है जिसमें रिचुअल्स और मंदिर आने जाने की प्रथाएं होती हैं। तो कार्तिकई दीपम तमिलनाडु। क्लियर? नेक्स्ट, तो हमने फेस्टिवल समझ लिए, अब हम समझेंगे 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। एक क्वेश्चन आपको क्लासिकल डांस से देखने को मिलेगा। तो 8 क्लासिकल डांस है, अच्छे से समझना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले जो सर होता है उस सर पर ऊपरी धड़ या जो ऊपरी धड़ होता है उसको बेंड करके, लेग्स को बेंड करके इंट्रिकेट फुट वर्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंड गेस्चर्स और फेशियल गेस्चर्स के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और फेमस पर्सनैलिटीज जो भरतनाट्यम बेसिकली डांस परफॉर्म करती हैं वो है रुक्मणी देवी, बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णा मूर्ति। तो ये पर्सनैलिटीज भी याद रखनी, सीधा पूछ लिया जाता है रुक्मणी देवी, बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णा मूर्ति किस डांस से रिलेटेड है? भरतनाट्यम। और ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम के बाद हम सेकेंड डांस की बात करेंगे जो है कथक, जो नॉर्थ इंडिया का ओनली क्लासिकल डांस है, जिसमें बेसिकली क्या होती है, कथक वर्ड का मतलब है कथाएं। तो इसमें जो हमारी एपिक्स हैं, जो हमारे कल्चर हैं, उसमें जो कथाएं होती हैं, जो पुरानी कहानियां होती हैं, उसको दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू डांस। तो स्पिन्स, चक्कर बेसिकली इसमें लिए जाते हैं, फुटवर्क का काम होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सप्रेसिव गेस्चर्स होते हैं जो एक कहानी बताते हैं थ्रू डांस। और कथक की सबसे फेमस पर्सनैलिटीज हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के अलावा शंभू महाराज और सितारा देवी भी किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है। तो कथक नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली यूपी का डांस, अगर आपसे स्पेशल पूछ ले तो यूपी में परफॉर्म किया जाता है। और भी स्टेट्स है जहां पर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक स्टेट पूछेगा तो यूपी। नेक्स्ट इज कथकली। हम सबको पता है केरला है। इसमें भी कथक मतलब क्या है? कथाएं कही जाती हैं डांस के थ्रू, बट इसमें डांस करने का तरीका अलग होता है। मुखोटा पहन के डांस किया जाता है, इसकी कॉस्ट्यूम्स अलग होती हैं, हैवी मेकअप होता है। तो इसमें अगर मैं फेमस पर्सनैलिटीज की बात करूं, कलामंडलम गोपी, कोट्टाकल्लम शिवरमन और कलामंडलम रमन कुट्टी नैयर। तो ये तीन फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो आपको याद रखनी है कथकली से। क्लियर? नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। जो कुचिपुड़ी गांव था आंध्र प्रदेश का, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें बेसिकली डांस के थ्रू एक पूरा नाटक, एक पूरा ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एक्सप्रेशन और जो फुटवर्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनैलिटीज यामिनी कृष्णा मूर्ति, राजा एंड राधा रेड्डी एंड स्वप्ना सुंदरी इस डांस से रिलेटेड है। तो ये तीन फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो आपको याद रखना है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मणिपुरी डांस। मणिपुरी बेसिकली इसमें विष्णु की पूजा की जाती है, वैष्णव धर्म पर आधारित है, जो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी फेमस पर्सनैलिटीज हैं गुरु बिपिन सिंह, झावेरी सिस्टर्स और निर्मला मेहता। तो झावेरी सिस्टर्स याद रखना है, पूछा जाता है किस डांस से रिलेटेड है? मणिपुरी से। और कहाँ का डांस है? मणिपुर। किस भगवान को पूजा जाता है? वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं विष्णु की स्टोरीज, उनके अवतारों की स्टोरीज इसमें डांस के थ्रू बताई जाती हैं। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एक देवदासी डांस है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कौन सा देवदासी डांस है? ये केरला का डांस है जो देवदासी ट्रेडिशन से रिलेटेड है बेसिकली, कहीं ना कहीं, जिसमें फेमाइन मूवमेंट्स हैं, व्हाइट एंड गोल्ड कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और जो प्यार और डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी फेमस पर्सनैलिटीज की अगर मैं बात करूं तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, सुनंदा नैयर और दीप्ति भल्ला है। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज याद रखनी है जो मोहिनी अट्टम डांस को परफॉर्म करती हैं। ये तीन पर्सनैलिटीज हैं। क्लियर? तो मोहिनी अट्टम के बाद सेवंथ है उड़ीसी डांस। नाम से समझ आ रहा है उड़ीसा के टेम्पल से स्टार्ट हुआ है, तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता होगा। और इसकी अगर फेमस पर्सनैलिटीज की बात करूं तो केलुचरण महापात्रा, संजुक्ता पनिगरी और सोनल मानसिंह फेमस एक्सपोनेंट है ओडिसी डांस के। सो लास्ट और एट्थ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज सत्रिया। सत्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये असम में परफॉर्म किया जाता है। असम का डांस है बेसिकली। ये जो वैष्णव मठ हुआ करते थे जिन्हें सतरास कहा जाता था, वहां से इसका ओरिजिन था, तभी इस डांस को सत्रिया नाम दिया गया है। तो ये जो डांस है बेसिकली, ये डांस के थ्रू बहुत सारे पोस्चर्स के थ्रू जो गॉड हैं, जो स्पेशली वैष्णव विष्णु धर्म है या विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उनके लिए अपनी भक्ति, अपना डिवोशन शो करता है। फेमस एक्सपोनेंट की मैं बात करूं तो गुरु जतिन स्वामी, गुरु रामकृष्णन एंड शरोदी सायकाय। तो शरोदी जो है सीकिया करके पर्सन है, ये गुरु जतिन गोस्वामी है, रामकृष्ण तालुकदार। तो ये सब किससे रिलेटेड है? सत्रिया से रिलेटेड है। क्लियर? सो क्लासिकल डांस देखे, उसके एक्सपोनेंट्स देखे हमने।
कौन पर्सन उन डांस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक कर्नेटिक म्यूजिक। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नेटिक म्यूजिक से। तो आपको समझ आ रहा होगा हिंदुस्तानी म्यूजिक वो म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली प्रचलित है या नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है या प्ले किया जाता है, यूज किया जाता है। और कर्नेटिक मींस जो साउथ इंडिया का म्यूजिक है। तो दो मेजर ट्रेडिशंस है इंडिया के अंदर। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो बेसिकली कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसका इस पे कहीं ना कहीं पर्शियन और इस्लामिक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पर्शियन और इस्लामिक बेसिकली कब्जा रहा है। और इसके मेन जनरल्स हैं ख्याल, ठुमरी और गजल। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देता ख्याल, ठुमरी और गजल किससे रिलेटेड है, तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में सितार, तबला और सरोद जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रमुख वाद्य यंत्रों में सितार, तबला और सरोद शामिल हैं। नेक्स्ट कर्नेटिक म्यूजिक। कर्नेटिक म्यूजिक की बात करें तो साउथ इंडिया का म्यूजिक है, बेसिकली दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसमें मेन रिदम और मेलोडी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें बैलेंस करके हिंदू डिवोशन म्यूजिक बनाया जाता है जो भगवानों को डिवोटेड है। इसमें अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वीणा, मृदगम और वायलिन, तो ये मेजरली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कर्नेटिक म्यूजिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डिफरेंस समझ आए हिंदुस्तानी और कर्नेटिक म्यूजिक में। रागास एंड मेलोडी ये दोनों में इस्तेमाल होता है बेसिकली। इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है इसका ओरिजिनल जो मेलोडियस स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, रागा कहा जाता है। तो जो हम गाना सुनते हैं कोई संगीत में कोई मधुर संरचनाएं जो होती है उन्हें राग कहा जाता है। जो राग्स हैं वो बेसिकली नोट्स एंड पैटर्न से मिलकर बने होते हैं, और जो ईच राग होता है उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और एसोसिएशन होता है। क्लियर। उसके अलावा जो कर्नेटिक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसके अंदर ताल और रिदम भी होते हैं। तो ताल क्या होता है, बेसिकली जो एक लय होती है, जो एक रिदमिक एस्पेक्ट होता है, उसको किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ताल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ताला के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक तरह की साइकिल होती है जो बीट्स एंड टाइम सिग्नेचर की कंपोजिशन में इस्तेमाल होती है। तबला और जो मृदगम है ये मेजरली कंपोनेंट्स हैं इस रिदमिक पैटर्न को जनरेट करने के लिए। इम्प्रोवाइजेशन, व्हाट इज इम्प्रोवाइजेशन? तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं वो राग और ताल के बीच में एक स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन, एक फ्रेमवर्क जनरेट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। ये एक तरह की म्यूजिकल आइडिया एंड क्रिएटिविटी होती है। क्लियर। सो यहाँ पर हमने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट घरानाज। तो हमें म्यूजिकल घराना समझना है। देखो म्यूजिकल घराना से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। म्यूजिकल घराना से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक घराना दे देगा, उसकी फेमस पर्सनैलिटीज आपसे पूछ लेगा, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बनता है। समझने के लिए ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो आपको ज्यादा समझना पड़े, बट यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाला सेक्शन ज्यादा है, जहां पर आपको पर्सनैलिटीज के नाम और उनको उस घराना से रिलेट करके आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहला म्यूजिकल घराने की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर घराना है, जिसमें फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं उस्ताद हड्डू खां, उस्ताद नातू खां, पंडित कृष्ण राव और शंकर पंडित। तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो ग्वालियर घराना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट किराना घराना। किराना घराने की अगर मैं बात करूं तो उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद अब्दुल वाहिद खां, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित कुमार गंधर्व, ये कुछ बेसिकली पर्सनैलिटीज हैं जो किससे रिलेटेड हैं, किराना घराना से रिलेटेड है। नेक्स्ट पटियाला घराना। पटियाला घराना से हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमानत अली खां और उस्ताद फतेह अली खां। तो ये जो तीनों पर्सनैलिटीज हैं ये पटियाला घराना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आगरा घराना की फेमस पर्सनैलिटीज की अगर मैं बात करूं तो उस्ताद फैयाद खां, विलायत हुसैन खां और पंडित भीमसेन जोशी, जो किराना घराना से भी बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ आगरा घराना से भी बिलोंग करते हैं। तो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं रिलेटेड टू आगरा घराना। एक जयपुर अतरौली घराना है जहां से पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोर अमोरकर, पंडित उल्लास कशालकर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कर्नाटिक म्यूजिक घराना, जिसे तंजौर चौकड़ी के नाम से भी जाना जाता है,
सो वहां से बेसिकली बिलोंग करते हैं महावैद्यनाथ अय्यर, चित्रया, पोत्रेया और वाडी वेलु। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो कर्नाटिक म्यूजिक घराना या तंजावुर चौकड़ी से बिलोंग करते हैं। सीमागुड़ी श्रीनिवास अय्यर घराना, तो पहले तो आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, सीमागुड़ी श्रीनिवास अय्यर इसी घराना से बिलोंग करती हैं। एस बालाचंदर ओ टी बृंदा, ये भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो अय्यर घराना से बिलोंग करती हैं। पलक्कड़ घराना से पलक्कड़ मनी अय्यर और पलक्कड़ रघु। तो ये याद करना भी आपके लिए आसान रहेगा, जो घराना का नाम है वही पर्सनैलिटीज में है। क्लियर। मैसूर घराना की फेमस पर्सनैलिटीज वीना शेषरा, वीना, दोरेस्वामी अयंगर और उसके साथ साथ आर के श्रीकांतन। तो ये मैसूर घराना से बिलोंग करती हैं। एक आंध्रा घराना है सदर्न इंडिया में, जिससे फेमस पर्सनैलिटीज हैं वोलेट्री वेंकटेश वर्लुलु, नेदुनारू कृष्णमूर्ति, श्रीपाद पिनाक कपानी। क्लियर। ओके, सो ये कुछ फेमस घराना उनकी पर्सनैलिटीज थी। घराना से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। आर्ट एंड कल्चर की इस सेशन में हमारा लास्ट टॉपिक है फोक डांस ऑफ इंडिया। हमने देखो क्लासिकल डांस पढ़ लिए हैं, जिसमें 8 क्लासिकल डांस पढ़े हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए हैं, फोक एंड ट्राइबल आर्ट पढ़ लिया है, फेस्टिवल्स पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोक डांस ऑफ इंडिया, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ फोक डांस। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पोनंग और बुइया डांस, ये दोनों डांस कहां से रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से। पोनंग को आपको याद रखना है आदि ट्राइब परफॉर्म करती है और बुइया डांस मिशमी ट्राइब परफॉर्म करती है। जो पोनुंग है ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये बेसिकली एक ट्राइबल डांस है जो जनरली सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो लंगवीर और बरदा नाटी, ये दो फेमस डांस है। लंगवीर एक मार्शल डांस परफॉर्म है जो गढ़वाल मेंस परफॉर्म करते हैं, और बरादी नाटी है जो भूतिया कम्युनिटी परफॉर्म करती है। राजस्थान में घूमर सबको पता है, व्यूमेन्स होली एंड तीज के टाइम पे परफॉर्म करती हैं। और एक कलबेलिया डांस भी कहाँ का है? राजस्थान का, जो सपेरा कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है अपनी कम्युनिटी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। मध्य प्रदेश में 2 मेजर डांस, मटकी डांस और तीर ताली डांस। मटकी डांस सिर पर मटकी लेके मध्य प्रदेश की व्यूमेन्स परफॉर्म करती हैं, और तीर ताली एक फोक नृत्य है जो महिलाएं ही करती हैं, जिसमें धातु की झांसों का की ध्वनि शामिल होती है। बेसिकली ताली से और लयबद्ध ताली और धातु की झांकी की ध्वनियों से परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश नाटी डांस सबको पता है, और चंबा नृत्य जो चंबा एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। और नाटी डांस मेल एंड फीमेल्स इकट्ठा होकर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जिसमें नाटी डांस परफॉर्म किया जाता है। असम का बिहू फेस्टिवल भी हम समझ चुके हैं और बिहू डांस भी है। सत्रिया हम क्लासिकल डांस भी समझ चुके हैं, और ये फोक डांस भी है जो वैष्णव मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। मिजोरम चेरो, जिसे बेम्बो डांस के नाम से भी जाना जाता है, जो बांस के खंबे होते हैं उस पर मेल एंड फीमेल क्या करती हैं? डांस करती हैं और खेल करते हैं। उसके साथ साथ छेई हलम डांस भी है जो लाई कम्युनिटी ऑफ मिजोरम सेलिब्रेट करती है। नागालैंड चंगलो डांस और जेलिंग डांस। चंगलो डांस बेसिकली एक वॉरियर डांस परफॉर्म है जो चंग ट्राइब के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, तो चंग से चंग ट्राइब याद रखना। जेलिंग डांस जेलिंग नागा ट्राइब के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। त्रिपुरा के 2 मेजर डांसेस हैं, होजागिरी डांस जो व्यूमेन्स परफॉर्म करती हैं, गोरिया डांस जो गोरिया पूजा के टाइम पे वहां की ट्राइब्स परफॉर्म करती है। सिक्किम के 2 मेजर डांस की मैं बात करूं तो सिंगी छम और मरूनी, ये 2 फेमस डांसेस हैं। बेसिकली जो सिंगी छम है वो वहां के जो मॉन्क्स होते हैं उनके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। केरला कथकली हम क्लासिकल डांस पढ़ चुके हैं, और एक और है तिरुवंथिरा काली। तो तिरुवंथिरा काली भी वहां की व्यूमेन्स एक डांस परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग तिरुवंथिरा फेस्टिवल। तमिलनाडु भरतनाट्यम हम पढ़ चुके हैं, करागट्टम वहां का एक फोक डांस है बेसिकली। नेक्स्ट तेलंगाना के अगर फोक डांस की मैं बात करूं तो गोबी डांस बहुत फेमस डांस है, जिसमें बथुकम्मा फेस्टिवल के टाइम पे बनाया जाता है। तो आपसे पूछे बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो तेलंगाना में, और वहीं पर गोबी डांस। उसके साथ साथ पेरिनी
शिव तांडवम, जिसमें शिव की उपासना की जाती है बेसिकली डांस के थ्रू, जो एक पावर और ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी कहाँ से रिलेटेड है? तेलंगाना से। महाराष्ट्र का लावनी डांस वीमेन परफॉर्म करती हैं, और कौली डांस भी वहां की फिश कम्युनिटी के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी हमने पढ़ लिया, और बोनालू एक फेस्टिवल है बेसिकली, मकर संक्रांति जिसे हम बोलते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो उस टाइम पे भी क्या किया जाता है? इस डांस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बोनालू जो गॉडेस काली है, माँ काली है, उसके लिए ये डांस या फिर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटका का यक्ष डांस, जो मुखोटा पहन के डांस किया जाता है, बहुत फेमस है, और उसके साथ साथ डोलू कुनीथा। तो कुनीथा डांस भी कहाँ का है? कर्नाटका का है। गोवा का फुगदी एक ही मेजर डांस है, गणेश चतुर्थी के ओकेशन पे वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। और एक और है देखनी डांस, बेसिकली जो गोवा की जनरल लोकल एरियाज में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? सो ये थे हमारे मेजर डांसेस ऑफ इंडिया या फोक डांस ऑफ इंडिया। तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में हमने कंप्लीट किया है जो जो पॉइंट्स बन सकते थे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।